अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा स्पेशल और मैं हूं शाहजेब अहमद। मैं हूं महक असलाम। समा स्पेशल में जिस स्पेशल टॉपिक पे आज हम बात करेंगे वो है जी पाकिस्तान की इकोनॉमी, जिसके बारे में सरकारी अदाद-ओ-शुमार जो आ रहे हैं वो तो ये बता रहे हैं कि जी सब अच्छा है। सरकारी अदाद-ओ-शुमार बताते हैं कि 2025 में मुआशी नमू में बेहतरी आई है, मजमूई कौमी पैदावार की शरह 3% से ज्यादा रही, महंगाई में कमी हुई है और ज़र मुबादला के ज़खायर में भी इस्तेहकाम आया है। लेकिन जनाब असल सवाल ये है कि क्या ये बेहतरी एक आम आदमी की जिंदगी में भी बेहतरी लाई है या फिर आम आदमी रो रहा है? क्योंकि जमीनी हकायक ये बताते हैं कि रोजमर्रा इस्तेमाल की जो अशिया है वो आज भी महंगी है और रोजगार के जो मौके हैं वो महदूद है। इसी दौरान मुल्क को एक संगीन मसला जो है वो ब्रेन ड्रेन का भी है। सिर्फ एक साल में लाखों पढ़े लिखे और हुनरमंद नौजवान बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में मुल्क को छोड़ गए हैं। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, IT माहिरीन और दीगर प्रोफेशनल्स का बाहर जाना इस बात की अलामत है कि मसला सिर्फ रोजगार का नहीं है बल्कि मुआशी समत और पॉलिसीज पर एतमाद का भी है। बिल्कुल महक, सरमायाकारी का बड़ा हिस्सा सनत बरामदात और पैदावारी शुबों की बजाय रियल एस्टेट में जा रहा है, जहां मुनाफा तो है लेकिन रोजगार के मौके महदूद हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने जदीद डिजिटल मैशत और बिटकॉइन टेक्नोलॉजी की जानिब एक मजबूत और फैसलाकुन कदम उठाते हुए भी आलमी सतह पर नुमाया तवज्जो हासिल कर ली है। मगर सवाल यह कि क्या ये नए मालियाती जो शोबे हैं ये वाकई रोजगार पैदा कर सकते हैं या ये सिर्फ सरमायाकारी के नए जराए हैं? क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि बेरोजगारी इस वक्त 20 साल की बुलंद तरीन सतह पर है। इस पर हम बात भी करेंगे और कोशिश करते हैं कि जो मौजूदा मुआशी इस्तेहकाम है वो कितना पायदार है, इस पर बात करें। महंगाई वाकई काबू में आ चुकी है या नहीं? क्या पाकिस्तान का मुआशी मॉडल नौजवानों को मुल्क में रोकने और मुस्तकबिल महफूज बनाने की सलाहियत रखता भी है या नहीं? हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अशफाक यूसुफ तोरा साहब ने हमें ज्वाइन किया है, साबिक वजीर मुमलिकत हैं। इसके साथ साथ डॉक्टर अकबर जैदी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर IBA, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। माहिर मैशत भी हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। अशफाक साहब, पहले मैं आपकी जानिब आऊंगा। जिस तरीके से बात हो रही है, सबसे पहले तो हम ये समझना चाहते हैं कि मैशत को लेकर वो कौन से अनासर हैं जो मैशत को मजबूत बनाते हैं। फिर आधा माली साल गुजर चुका है, कैलेंडर ईयर का आखिर था, जो टैक्स हदफ थे वो FBR पूरे नहीं कर सका, 335 अरब का शॉर्टफॉल देखा गया। हम टैक्स टू GDP रेशो की बात करते हैं, वो कम तरीन है। इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशो को देखते हैं, वो कम है। किस तरीके से हम ये जज कर सकें, ये समझ सकें जो अदाद-ओ-शुमार हुकूमत शेयर कर रही है वाकई वो सही है, वो रियल इकोनॉमी की अक्कासी करती हैं? क्या वाकई हम ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं या IMF में रहते हुए हम सस्टेनेबिलिटी की तरफ तो जा सकते हैं लेकिन ग्रोथ की तरफ नहीं जा सकते? अशफाक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। देखिए, ये सबसे पहला तो ये हमारा एक मिसनोमर है कि हम ग्रोथ कर लेंगे और ग्रोथ के लिए जो वेक्टर्स हैं, जो चीजें जरूरत, जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो ये होते हैं हाउ टू यूज योर लोकल एसेट्स। आपकी जो देखें रियल एसेट्स आपकी जो हैं वो आपकी जो अनएजुकेटेड यूथ है और बैरन लैंड है, आप उनके इस्तेमाल को कहां से ले आते हैं? जब भी आपने ग्रोथ की है वो आपने इंपोर्ट लेड ग्रोथ की है, उसके बाद आपने नोज डाइव की है। और इसकी वजह यही थी कि आप बोरो करते हैं, आप इंपोर्ट कर लेते हैं, आप अपनी इंडस्ट्री की ग्रोथ लेके आते हैं, आप अपना GDP ग्रोथ ऊपर लेके जाते हैं। और जब आपको पता चलता है कि यार अब मेरे पास डॉलर नहीं है, अब मैं क्या करूं, मेरा बैलेंस ऑफ ट्रेड उखड़ गया है, मेरा बैलेंस ऑफ पेमेंट उखड़ गया है, मेरा करंट अकाउंट डेफिसिट उखड़ गया है, तो उसके बाद फिर आप रास्ते तलाश करते हैं और फिर आप जाते हैं IMF के पास। फिर वो इनकी एक न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट की एक थ्योरी होती है जो आपको कहती है आप अपनी ग्रोथ को सप्रेस करें और आप अपना ग्रोथ खत्म करने के बाद आप अपनी डिवैल्यूएशन करें। और जब आप डिवैल्यूएशन करते हैं तो आपकी इन्फ्लेशन बढ़ती है, हर 10 रुपए पे 2% इन्फ्लेशन बढ़ती है और इसके बाद आप गरीबों पे कोहराम मचा देते हैं। अच्छा, अब जब आपने कंसिस्टेंसी की है, स्टेबिलिटी की है, फिर आपको एक ही वही मकसद आपका आ गया है। 4-5 इकोनॉमिस्ट बैठ के कमरे के अंदर उन्होंने ये फैसला कर लिया कि नहीं जी हमें इंपोर्ट खोल देनी है और आज आप $22 बिलियन के करंट अकाउंट डेफिसिट पे ट्रेड डेफिसिट पे बैठे हो, बट लकीली बिकॉज ऑफ रेमिटेंस आपका करंट अकाउंट सरप्लस आ रहा है। तो अगर आपको ग्रोथ करनी है और अगर आप ग्रोथ की जानिब होना चाह रहे हैं और अगर आप बार बार ये सवाल करेंगे, इन हालात में अगर आप इंपोर्ट नहीं करते तो प्लीज ग्रोथ को भूल जाइए। सही है, ठीक है। यानी हमें ग्रोथ की बात अभी नहीं करनी चाहिए, हमें पहले ये देखना चाहिए कि प्रोसेस गली। अकबर साहब आपकी तरफ आते हैं, मुझे ये बताएगा कि हम सबको पता है हम IMF की छतरी तले जिंदा है, सांस हम तभी लेते हैं जब हमें इजाजत मिलती है, वरना कह दिया जाता है जी डू मोर। मुझे ये बताएं कि जब कहते हैं कि जी सब कुछ अच्छा है तो ये अच्छाई एक आम आदमी जो डिजर्व करता है उस तक क्यों नहीं पहुंच पाती?
हुकूमत के लिए सब कुछ अच्छा होगा क्योंकि उनके मसाइल हल हो गए, सियासी और इक्तिसादी। बाहर से पैसे आ रहे हैं, मुल्क चल रहा है, उनको कोई हिलाने वाला नहीं है, कोई तंग करने वाला नहीं है। जाहिर है उनके लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये चंद हजार लोग होंगे, कुछ लाख लोग होंगे जो कह सकते हैं कि उनको फ़ायदा हो रहा है इस सूरत हाल में, इस मुल्क में इस वक्त इक्तिसादी तौर पर। लेकिन बाकी जो लोग हैं वाकई वो काफ़ी मुश्किल में हैं। अभी आपने जो शाहजेब ने शुरू में बताया, इंट्रो जो किया उन्होंने हुकूमती आदाद शुमार का बताया, वो उनमें से कुछ बेहतर हुए हैं 2025 में, ये मानने की बात है। इफरात दर कम हुआ है, एक्सचेंज रेट स्टेबल हुआ है, ये 2-3 चीज़ें हुई हैं और ज़खायर भी बढ़े हैं। लेकिन इन्हीं आदाद शुमार को अगर आप देखें तो ये भी इन्होंने जिक्र किया कि 21 साल में इस साल सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी हुई है, जो हुकूमत के अपने आदाद शुमार हैं। आप देखें गुर्बत की सतह से तकरीबन आधी हमारी आबादी है वो नीचे है। तो असल में बात ये होती है कि नंबर्स अच्छे अगर आ रहे हैं, ये आम लोगों पे इसका असर क्यों नहीं हो रहा। और एक और चीज़ जो बहुत अहम है कि जब हम देखते हैं कि चले कुछ इस्तेहकाम ज़रूर हुआ है, उसमें कोई शक नहीं, मानना चाहिए, लेकिन वो इस्तेहकाम ऐसा है कि वो अब सड़ता जा रहा है, स्टैग्नेशन की तरफ जा रहा है। हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट का जो इंडेक्स है वो हम गिरते जा रहे हैं उसमें। तो क्या वजह है कि ये नहीं हो रहा। मेरा ख्याल है हमारा इक्तिसादी मॉडल जो है वो आला तबकात की तरफ ज्यादा रुजू करता है। जैसे इन्होंने बताया, रियल स्टेट खरीदो, रियल स्टेट बेचो और कहते हैं मुल्क बहुत अच्छा चल रहा है, ऐसे नहीं चल रहा। और एक और आज ही साहब एक और बड़ा अहम फैक्टर जो आपने अपने आर्टिकल में भी जिक्र किया है वो पॉपुलेशन है। जिस तरीके से एनुअली 2.6% पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, उस हिसाब से हमारी जो रोजगार है वो हमारे नौजवानों को नहीं मिल रहा है। ना सिर्फ ये कि जो बेरोजगार हो रहे हैं वो ज्यादातर 15 और 24 या 17 और 24 के दरमियान है, तो 17 और 24 की उम्र में के दरमियान है। जो हमें कहा जाता है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड है, वो बड़ा मुसीबत बनती जा रही है। अगर और ये बेरोजगार जो हो रहे हैं ज्यादातर वो हैं जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। तो आप खुद सोचें कि अब ऐसे लोग जिनको रोजगार भी नहीं मिल रहा, जो पढ़ भी नहीं सकते, जो बिल्कुल काबिल भी नहीं है, अब वो बेरोजगार हो रहे हैं। तो और आबादी की शरह बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इसमें हम दुनिया में सबसे आगे हैं, हम इक्तिसादी तौर पे सबसे पीछे रह गए। सही, ठीक है। सलमान शाह साहब, आपने भी हमें ज्वाइन कर लिया, बेहद शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आपकी तरफ आते हैं। जो अदाद शुमार जाहिर किए जाते हैं इसको हम मानते हैं और अप्रिशिएट करना बनता है कि ठीक है जी, कुछ जगहों पर हमने तरक्की की है, लेकिन जो मॉडल चलता आ रहा है उसी मॉडल पे हमने चले तरक्की कर ली, ये भी बात मान ली। पॉलिसीज में तब्दीली अब होनी चाहिए क्योंकि तब्दीली अब वक्त की जरूरत है। देखें, ये तो अब एक नैरेटिव है ना कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, बट IMF की रिपोर्ट देख लें तो उन्होंने तो करप्शन जो डायग्नोस्टिक किया है उसमें सिस्टम को टोटली डिसफंक्शनल करार कर दे दिया है। वर्ल्ड बैंक जो है वो जो रिपोर्ट्स दे रहा है उसमें भी वो कहते हैं कि ये मॉडल जो है पाकिस्तान की ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकता, जॉब्स क्रिएट नहीं कर सकता, ग्रोथ नहीं हो सकती। इसी तरह एशियन डेवलपमेंट बैंक है, वो कहता है कि एक्सपोर्ट्स नहीं हो सकती, तो फिर हो क्या सकता है। आई मीन आपके जो डेवलपमेंट पार्टनर्स हैं वो पैसा भी आपको दे रहे हैं, लेकिन साथ साथ ये भी बता रहे हैं कि आपका मॉडल ठीक नहीं है, इसको दुरुस्त करना पड़ेगा। सो आई थिंक कि ये पूरा पाकिस्तान ये जानता है कि पाकिस्तान में रोज बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, बच्चों जो है स्कूलों में नहीं है, पढ़ाई ठीक नहीं हो रही, अर्बनाइजेशन जो हो रही है उसमें बहुत मुश्किलात आ रही हैं, कोई उसमें जॉब्स क्रिएट नहीं हो रही, शहरी जो हैं वो भी पिस रहे हैं और देहाती जो हैं वो भी पिस रहे हैं, एग्रीकल्चर में भी मसले मसाइल आ रहे हैं। तो सारा का सारा सिस्टम जो है वो एक IMF प्रोग्राम के ऊपर चल रहा है। आज वो IMF प्रोग्राम आपके पीछे से हट जाए तो ये सारा का सारा सिस्टम नीचे गिर जाएगा। तो आई थिंक इससे पहले हम 25 IMF प्रोग्राम्स भी कर चुके हैं और इस किस्म के रिजल्ट्स तकरीबन सारे प्रोग्राम्स में आ जाते हैं कि आप अवाम को निचोड़ें, टैक्सेस लगाएं, जो एक्सचेंज रेट को मार्केट बेस्ड करें, ये सारी चीजें जो हैं ये इसका इम्पैक्ट तो अवाम पे ही आता है। करंट अकाउंट सरप्लस है, जैसे कि जिक्र भी हुआ है इशफाक साहब पहले, और आपने यही कहा कि रेमिटेंसेस की वजह से है ये, लकीली नहीं तो ये भी सरप्लस हमारा ना होता। फिर जैसा कि हम अपनी एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ अगर चाहते हैं तो फिर हमें उनको किस तरीके से फैसिलिटेट करना है, रोजगार पैदा करना है, क्योंकि जब रोजगार की बात हो रही है तो ये फैक्ट्स भी सामने आ रहे हैं कि 2025 के पहले 3 माह में 1,72,000 पाकिस्तानी मुल्क छोड़ गए हैं। 5 सालों में अगर देखा जाए
तो 3.275 मिलियन लोग मुल्क छोड़कर जा चुके हैं। इस ब्रेन ड्रेन से पाकिस्तान को हमने कैसे बचाना है, क्योंकि मईशत और मुस्तकबिल पर इससे क्या जो असरात है मुरतब होंगे अगर हमारे नौजवान, वो भी प्रोफेशनल नौजवान, इसी तरह मुल्क छोड़कर जाते रहे, तो फिर हम वो कंट्रीब्यूट कैसे करेंगे हमारी मईशत में? एक तो सबसे पहला तो मैं आपको ये बताऊं कि इंपोर्ट लेड ग्रोथ तो नामुमकिन है। एक्सपोर्ट में एक्सपोर्टेबल सरप्लस आपके पास है नहीं। मैं आपको थोड़ी सी आदाद शुमार दे देता हूं, अगर आप थोड़ा सा मुझे वक्त दे दें। सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट आपकी जो हुई है वो 2022 में हुई थी, जब आपने $32.5 बिलियन की एक्सपोर्ट की थी। उसमें आपका मेजर कंपोनेंट टेक्सटाइल हमेशा रहा, आपको पता है। उस वक्त आपकी जो कॉटन की इंटरनेशनल प्राइस थी वो ज्यादा थी। अच्छा, उस वक्त आपका एवरेज रेट जो था वो 177 रुपए था डॉलर का, ठीक है जी। इसके बाद जो पिछले साल आपने की है वो 32.4, यानी पहले 32.5 थी, लास्ट ईयर 32.4 थी। इसमें भी मेजर आपका टेक्सटाइल था। और इस वक्त आपने इनको करेंसी पैरिटी दी है 200 और 84 रुपए की एवरेज। तो ये तो आपका ये बिल्कुल साबित हुआ कि एक्सपोर्ट से आपको कोई कुछ हासिल नहीं होना। सिर्फ इनकी एक होती है, और मैं सिर्फ इनकी कदर करता हूं जस्ट बिकॉज ऑफ के ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो उस तरफ से तो आप भूल जाएं। दूसरी तरफ जो आपका आईटी का एक्सपोर्ट है, उसमें सारे पैसे, मोस्ट ऑफ द पैसे, मैं हर किसी पे इल्जाम नहीं लगा सकता, जो इवन फ्रीलांसिंग के पैसे वो आपके डिजिटल बैंकों में पड़े हुए हैं, जो फॉरेन बैंक्स हैं। इस पे स्टेट बैंक को और अपना एफबीआर को कंट्रोल लेना पड़ेगा। आपको एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन के तहत उन अकाउंट्स की डिटेल लेनी पड़ेगी, जब जाके कहीं आपको ये मिलेगा। अब आप आ जाए ब्रेन ड्रेन की तरफ। आप जब बात कर रहे हैं ना, मैं आपको ये क्लियर बात बता रहा हूं कि क्योंकि मैं ये पिछले साल जो मैं रहा साउथ एशियन फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट रहा, अपना प्रेसिडेंट भी रहा, और आज भी मैं एडवाइजर हूं। तो हमने एक इकोनॉमिक एनालिसिस, पूरी एक इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी भी थी जिसको खुद मैं चेयर करता था, और उसमें हमने एक छोटी सी एनालिसिस भी हमने की थी कि किस मुल्क से ज्यादा जा रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान में जो जा रहा है सबसे ज्यादा ब्रेन ड्रेन इस वक्त आपको पता है इस रीजन में कहां से हो रहा है? इंडिया से। इसके बाद हो रहा है बांग्लादेश से। परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन की बात हो रही है और परसेंटेज ऑफ प्रोफेशनल्स की बात हो रही है जो वहां ईयरली निकलते हैं। उसके बाद हो रहा है श्रीलंका से, फिर पाकिस्तान है, फिर नेपाल है। तो ये हम मीडिया में बहुत अच्छी बात है कि आप फैक्ट्स एंड फिगर्स पे एनालिसिस करते हैं, बट कम से कम ट्रू पोर्ट्रे किया करें कि हाँ, पाकिस्तान से भी ब्रेन ड्रेन हो रहा है। मैं इससे कतई तौर पे मैं मना नहीं कर रहा, बट मसला ये है कि हम पूरा एक पिक्चर आप दिया करें। दूसरा अशफाक साहब, इसमें एक पॉइंट बेरोजगारी का भी है ना, जिस तरीके से अभी हम बात कर भी रहे थे, वो भी उसकी हाईएस्ट परसेंटेज है। सर एक मुझे देखिए, बेरोजगारी आपकी जो होती थी, आपकी ज्यादातर, ये दोनों मेरे बड़े हैं, अकबर जैदी साहब बड़े रिस्पेक्टेबल और माने हुए इकोनॉमिस्ट हैं, सलमान शाह साहब हमारे बहुत पुराने दोस्तों में से। बेरोजगारी का हमारा सबसे बड़ा मसला है, आप या तो सही है कह लें। चले हम ये चीज जो है ना अकबर साहब से पूछ रहे थे। अकबर साहब, बाहर से जब पैसा आता है तो हमारी मईशत के लिए अच्छा है, लेकिन जब हमारा अपना टैलेंट ही बाहर जा रहा है तो ये हमारे लिए तो नुकसान है। इसको रोकने की क्या कोई पॉलिसी नहीं है? क्या जॉब्स नहीं पैदा कर सकती गवर्नमेंट? मामला कैसे ठीक होगा ये वाला? मेरा ख्याल है कि आप किसी को पाकिस्तान से जाने को रोक नहीं सकते। जाहिर है कुछ लोगों को रोकते हैं, वो अलग तरह के लोग होते हैं, लेकिन आप जो अगर नौजवान जाना चाहते हैं रोजगार के लिए, इल्म के लिए, पढ़ने के लिए, कारोबार जो भी करना चाहते हैं, आपको रोकना नहीं चाहिए। ये मेरे ख्याल है ये जरूरी भी होता है कि वो जाएं और दुनिया देखें। पाकिस्तान में वो बिल्कुल बंद ना रहें, उनका दिमाग खुले और चीजें देखें और लोगों से इंटरेक्ट करें, देखें कि दूसरी दुनिया के लोग जो हैं वो किस तरह सोचते हैं। मेरे ख्याल है ये इल्म को अगर हम वसी तरह से करें, उसमें जॉब भी शामिल होता है, तो बहुत जरूरी है कि लोग जाएं बाहर। और बहुत सारे लोग बाद में वापस भी आ जाते हैं। ये आप इनको जबरदस्ती नहीं रोक सकते, और अगर रोकेंगे तो फिर जाहिर है हंगामा बहुत ज्यादा होगा। जब नजर आ रहा है इस लोगों को कि बाहर मौके बेहतर हैं, मुल्क की हालत ऐसी नहीं है कि कोई रुकना चाहे, नौजवान लोग नहीं रुकना चाहते। बिल्कुल सही कह रहे हैं अशफाक तौला कि ये पूरे दुनिया में हो रहा है, फिलीपींस में, इजिप्ट में, ये सारे मुल्क हमारे आसपास हैं। बच्चे और नौजवान वो नहीं रुकना चाहते, वो मौके चाहते हैं कि वो ना सिर्फ ज्यादा बेहतर हालत में रहें, ज्यादा कमाएं और कुछ सीखे भी।
ये हमारा बहुत बड़ा बुनियादी मसला है कि अगर आप मिसाल के तौर पे आप कहें कि पाकिस्तान से लोग बाहर नहीं जा सकते, लोग कहेंगे कि हम यहाँ ना सीख रहे हैं ना हम कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये अकबर साहब मैं एक फेवर आपसे चाहता हूं, हम अगर ये डिफाइन कर लें इस शो में कि बेरोजगार एक फर्द है, वो कौन है, हम किसको कहेंगे कि वो बेरोजगार है? अगर इसकी डेफिनेशन भी हम डिफाइन कर लें कि बेरोजगारी अगर बुलंदतरीन सतह पर है, तो हमारे मुल्क में वो नौजवान कौन सा नौजवान है जिसको हम ये कहते हैं कि वो बेरोजगार है? क्या उसके पास नौकरी नहीं है वो बेरोजगार है, या जो कारोबार नहीं कर रहा? क्योंकि अब फ्रीलांसर भी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे नौजवान ऑनलाइन काम करके कमा रहे हैं, तो बेरोजगारी को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? ये एक तो ऑनलाइन बहुत कम लोग कर रहे हैं, अब बहुत सारे, जब आप कहते हैं ठीक है चंद हजार होंगे, 20 शायद लाख होंगे, 2 लाख होंगे, हमारी आबादी जो है ना वो 250 मिलियन है, 25 करोड़, और उसमें से 30% जो है वो नौजवान हैं। तो आप खुद देखें कि इतनी बड़ी तादाद है, तो बेरोजगारी से का डेफिनेशन जो होता है कि वो लोग जो नौकरी ढूंढना चाह रहे हैं, ढूंढ रहे हैं और नौकरी करना चाहते हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही। अगर एक दुकान है उधर 12 लोग बैठे हुए हैं और काम 2 लोगों का है, तो वो एक तरह की बेरोजगारी कहते हैं, या जो कुछ है उनको थोड़े बहुत पैसे मिल रहे होते हैं, ये इनएफिशिएंट बहुत होता है। तो हमारा बुनियादी मसला जो है, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, पहले बताया कि ये जो नौकरी ढूंढ रहे हैं वो पढ़े लिखे नहीं है, वो उनके पास कोई इल्म नहीं है, ख्वानदा नहीं है। तो अगर आपकी आबादी वो है जो, और देखिए दूसरी तरफ ये हम जो सब बात करें आईटी और ग्रोथ और मॉडर्न इकोनॉमी, उसके लिए जरूरी है कि कम से कम आपके पास ऐसी स्किल्स हो कि आप वो कर सकें, वो नहीं है लोगों के पास, वो बेरोजगार हो गए। ठीक है, आपका कमेंट आ गया। अशफाक साहब आपकी तरफ आते हैं। हुकूमत के मुताबिक माली साल 2024 से 2025 में टैक्स वसूलियों में नुमाया बेहतरी आई है, विच इज गुड, और एफबीआर का टैक्स टू जीडीपी तनासुब 10.2% तक पहुंच गया है, जो गुज़िश्ता 25 बरसों में बुलंद तरीन सतह पर है। ये टैक्स पॉलिसी अवाम के लिए किस हद तक फायदेमंद होगी? ये हमारी मईशत की जो तरक्की है उसमें कितनी मदद? एक एडिशन अशफाक साहब मैं कर दूं कि लेकिन इस पे सारा जो बोझ है वो हमारे सैलरी क्लास पर आया। जो अनडॉक्यूमेंटेड हमारा एक बिजनेसमैन है वो टैक्स पे नहीं कर रहा, हमारा रियल एस्टेट है वो टैक्स पे नहीं कर रहा, एग्रीकल्चरिस्ट है वो टैक्स पे नहीं कर रहा, उनको टैक्स नेट में लाना कितना जरूरी हो चुका है इसमें हुकूमत के लिए, एफबीआर के लिए, ताकि उनके जो हदफ है वही पूरे हो सके? देखिए, इशू ये है कि ये टैक्स रिफॉर्म्स कमीशन मैंने ही चेयर किया था एज ए मिनिस्टर ऑफ स्टेट, और अकबर ज़ैदी साहब ने भी वो रिपोर्ट पढ़ी होगी, सलमान साहब ने भी पढ़ी होगी। हमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है जब हम अपनी रिपोर्ट को रद्द करके, जिसमें 100 प्रोफेशनल शामिल थे, जिसमें IBA के भी थे, पाइट के भी थे, ICAP के भी, ICMAP के भी, और वो रिपोर्ट मुझे इंटरिम के बाद कंप्लीट नहीं करने दी गई बिकॉज कि उसमें कुछ बड़े लोग नाराज हो गए थे, जिसमें पूरा एग्रीकल्चर टैक्स को किस तरीके से फेडरेशन के अंडर में रहते हुए लगाया जा सकता है, सैलरी क्लास को किस तरीके से छूट दी जा सकती है, एक्सपोर्टर्स को ट्रू टैक्सेशन कैसे कराया जा सकता है, रियल एस्टेट को कैसे लाया जा सकता है, और इस हद तक के दुकानदारों को किस तरीके से टैक्स नेट में लाना, उनसे एग्री कराने के बाद ये मैं दे चुका हूँ। मगर फौरन बाद अल्हम्दुलिल्लाह एक केयरटेकर सेटअप आया, उन्होंने उठा के ये जो है ना बिल गेट मलिंडा फाउंडेशन से ला के उन्होंने कर दी मैकेंजी से, आज आप इसके नतायज भुगत रहे हैं, ना 3 में है ना 13 में। सवाल ये है कि ये हॉरिजॉन्टल इक्विटी क्रिएट नहीं हो रही, और ये पूरा कसूर एफबीआर का। आपने नई गाड़ियां दे दी, 4 गुना तनख्वाहें कर ली, आपका रिजल्ट क्या है? ये जो फरमा रहे हैं हमारे एफबीआर के चेयरमैन साहब हैं, जो भी अरबाब इख्तियार हैं, मैं ये समझ रहा हूं उनको ये सोचना चाहिए कि आप सिर्फ ये देख लें, कम से कम 400 से 500 अरब का आपके पास एडवांस खड़ा हुआ है। अब तो सेल्स टैक्स से भी एडवांस मांगे जा रहे होते हैं, तो मैं नहीं समझता, और रिफंड रोके गए अलग है। तो आप देखें, हर एक्सपोर्टर, हर शख्स जो है ना वो परेशान बैठा हुआ है, इसलिए बैठा हुआ है कि जी उसके रिफंड रोक लेते हैं, वो भाग रहा है पाकिस्तान से। बहुत सारा जो इन्वेस्टमेंट ड्रेन हो रहा है इसलिए हो रहा है कि आपने उसके सारे पैसे रोके हुए। तो वो रिपोर्ट तैयार है। उस वक्त हमने इनको रेकमेंड किया था 2.5 ट्रिलियन के नए डायरेक्ट टैक्सेस, जो कि आपके किसी को इम्पैक्ट नहीं कर रहे थे और मईशत आपकी वो ऊपर आपको बूस्ट करके ले जाते। बट उस रिपोर्ट को उन्होंने, बिकॉज के 1-2 बड़े लोग जो कि थे, उन्होंने मंजूर नजर से उन्होंने कहा कि नहीं जी ये तो नहीं हो सकता। तो ठीक है जी, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, बट ये मुल्क को और गरीब आवाम को फर्क पड़ गया। सही है, और अब भुगतना तो शुरू ही हो गया ना, जैसे कि शाज़ीम ने कहा कि सैलरी क्लास जो तबका है वही जो है वो टैक्स दे रहा है, बाकी जो है वो इससे उनको छूट हासिल है। आपका कमेंट में लेती हूँ, लेकिन अभी एक ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं, दोबारा से इसी टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। अशफाक तोला साहब इस हवाले से बात कर रहे थे, टैक्स के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी, किस तरीके से बोझ अवाम पर ही पड़ रहा है और अभी तक रिलीफ अवाम को नहीं मिल पा रहा, तो ग्रोथ किस तरीके से होगी। इस वक्त सलमान शाह भी हमारे साथ लाइन पर में भी मौजूद एक हैं। मखसूस तबके के ऊपर ये बोझ है। बिल्कुल ऐसा ही है। सलमान शाह साहब, जिस तरीके से ये बात हो रही है, तो बात फिर घूम फिर के वहीं आती है। अगर हम IMF के प्रोग्राम में रहते हुए ग्रोथ की तरफ नहीं जा सकते, हमें ऐसा ही लग रहा है, तो फिर ये कैसे मुमकिन हो सकेगा कि ये जो सारा बोझ है ये तो अवाम पर रहेगा ही, क्योंकि रोजगार पैदा नहीं हो सकेगा। फिर जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि सैलरी जो तबका है सबसे ज्यादा टैक्स वो पे कर रहा है। इस पर पहले आप कमेंट कीजिए, फिर हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो दुनिया में कंपेटिटिव नहीं है। हम हर एरिया में हमारी प्रोडक्टिविटी तकरीबन सबसे कम है। एग्रीकल्चर हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, इवन सर्विसेज में हमारी कोई पोजीशन नहीं है। दूसरी चीज ये है कि हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो सबसे ज्यादा तकरीबन अपने खिते में भी सबसे ज्यादा है और पूरे एशिया में सबसे ज्यादा। बिजली का निज़ाम एक टोटल डिजास्टर है और इसमें डिजास्टर में तमाम हुक्मरान शामिल हैं, ब्यूरोक्रेसी शामिल है। जो पूरा निज़ाम है उसकी अगर आपने परफॉर्मेंस जांचनी है तो वो आपके बिजली के निज़ाम में आती है कि हर किस्म की गलत डिसीजंस ली गई, ऐसे प्रोजेक्ट्स लगाए गए जिनमें आपको पता था कि आपके पास डॉलर्स है नहीं है, तो डॉलर्स की बेसिस पे आपने पूरा निज़ाम खड़ा कर दिया। फिर जो आई का सिस्टम बनाया उसमें करप्शन भी बेदरेक की और ये भी नहीं सोचा कि अगर आपके पास डॉलर्स नहीं होंगे तो ये कैसे पेमेंट्स होंगी और डॉलर डिवैल्यूएशंस के क्या इम्पैक्ट होंगे और क्या डोमेस्टिक एनर्जी के बारे में किसी ने नहीं सोचा। और इस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम पाकिस्तान इकोनॉमी का एनर्जी सेक्टर है। इवन दो दुनिया में तेल की कीमतें नीचे आई हुई हैं लेकिन फिर भी यहाँ सलमान साहब एक एडिशन में यहाँ पर करना चाहूंगा। सलमान साहब, इस 2025 कैलेंडर ईयर में हमने रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड देखे स्टॉक मार्केट के अंदर। 100 इंडेक्स की अगर हम बात करें तो जरा इस हवाले से भी आप रोशनी डालें, ये किस तरह मुमकिन होता है? क्या वाकई ये रियल इकोनॉमी की अक्कासी नहीं करती है हमारी स्टॉक एक्सचेंज? क्योंकि जब ये बात होती है, इन्वेस्टमेंट की बात होती है, फिर ये कहा जाता है कि जो पॉलिसी रेट है वो सिंगल डिजिट में होना चाहिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी बढ़ती जा रही है, एक्सपोर्ट्स हमारी कम होती जा रही है। फिर ये किस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो सरमायाकारी हो रही है वो कहाँ हो रही है और हमारी स्टॉक मार्केट किस तरीके से एक बूम हम उसमें देख रहे हैं? लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि स्टॉक मार्केट जो है वो एक बहुत छोटी मार्केट है और उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन आप देखें जीडीपी के हिसाब से कि तो वो मेरा ख्याल 15% से ज्यादा नहीं होगी। हिंदुस्तान की अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो वो उनके जीडीपी के 100% से ज्यादा है। इसी तरह दूसरे ममालिक में स्टॉक मार्केट्स जो हैं वो डिपेक्ट करती हैं आपकी इकोनॉमी को, लेकिन पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट है ये बहुत छोटी है और इसमें जब पैसा डाला जाता है और पिछले बजट में आपने बाकी चीजों पे टैक्स लगाया, स्टॉक्स पे वो टैक्स नहीं लगा जी। और जैसे आपके इंटरेस्ट रेट्स नीचे आए तो बहुत ज्यादा पैसा स्टॉक मार्केट में और फिर इसीलिए तो हम ये भी खबर देखते हैं ना कि सरमायाकार खुश हो गए, लेकिन अवाम खुश क्यों नहीं होती है? हमारा तो सवाल यही, क्योंकि जाहिर है अवाम के इंटरेस्ट की हम बात करने के लिए बैठे हैं। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आती हूँ। जी आप ये देखें कि वो भी कोई इतने ज्यादा रीच उस स्टॉक मार्केट की नहीं है। हाँ, अगर ये स्टॉक मार्केट में आप बहुत ज्यादा आईपीओस ले आएं और इसको एक्सपैंड करें और इसमें नई नई कंपनीज आएं और उससे कैपिटल रेज हो। अशफाक तोला साहब आपकी तरफ आती हूँ यही सवाल लेके कि ठीक है डिफरेंट सेक्टर्स में अच्छे काम भी हो रहे हैं, पॉलिसीज भी दोबारा से बनाई जा रही हैं, लेकिन जो एक सर्वे आया है कि 60% पाकिस्तानी कैश ऑन डिलीवरी इस्तेमाल करते हैं, तो इससे भी गवर्नमेंट को एक चैलेंज फेस करना पड़ा है टैक्स इकट्ठा करने में, मईशत को डॉक्यूमेंट करने में। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड पे ह्यूज आप एफडीज वगैरह लगा देंगे तो कौन आपका ये मंगाएगा? आपकी कैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन होगी? कैसे प्लास्टिक मनी को फरोग देंगे आप? दूसरी बात ये है कि हर चीज के पीछे टैक्स इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड ग्रोथ। आप ये टैक्स से इकोनॉमी को नहीं चला सकते, इकोनॉमी से टैक्स को चलाना है आपका। तो ये फर्क वाजे करना पड़ेगा और ये मेरा ख्याल है हम नहीं कर पा रहे पिछले कई अरसों से, और वही इस रिपोर्ट का खासा थी जो मैं कोशिश कर रहा था गवर्नमेंट को समझाने की। दूसरा मैं आपको बताता हूँ, स्टॉक एक्सचेंज 53% ओवर लास्ट ईयर, लास्ट दिसंबर में 1,10,000 पे आपका
इंडेक्स था, 1,10,000 का इंडेक्स था, और अब आपका काफी माशाल्लाह 179 के करीब पहुंच गया। तो मैं ये कहूंगा कि स्टॉक एक्सचेंज में बिकॉज के अंडर वैल्यूड भी काफी थी, आपकी पीज भी काफी कम थे, मेरा ख्याल है अब रेशनलाइज हो रही है स्टॉक एक्सचेंज, और स्टॉक एक्सचेंज में नए आईपीओ भी आ रहे हैं। हमारे पास लोग आते हैं, कहते हैं कि जी हमें आईपीओ में जाना है, जंप बोर्ड में जाना है, तो ये सारी चीजें लेकिन हम अशफाक कर साहब, रहे हैं। 4.25 लाख से ज्यादा इन्वेस्टर्स में इजाफा नहीं हुआ अगर हम स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो? देखिए वो एक माइंडसेट है, आपकी रूरल पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, और आपको ये बात भी देखना पड़ेगा, जब परसेंटेज ऑफ जीडीपी, जैसे सलमान साहब ने बताया था, आपकी जीडीपी आपने बड़ी एस्केलेट कर दी थी डिवैल्यूएशन करने के बाद। आज भी देखें आपकी डॉलर की वैल्यू जो है ना, वो 250 या 53 रुपए से ऊपर नहीं है। मेरा बहुत ही सोफिस्टिकेटेड मॉडल है, पाकिस्तान में स्टेट बैंक के बाद सिर्फ वी आर द ओनली वन जो ये वैल्यू करता है इसको, और इसको इंडोर्स भी करता है ब्लूमबर्ग भी, उसकी अगर आप वर्किंग देख लें तो वहीं से आती है, ऑप्टिमस भी वहीं से, वही इसी रेंज में आ रहा है, गोल्डमैन सैक भी उसी रेंज में आ रहा है। तो मैं ये समझता हूँ इनको स्टेट बैंक को इतने $1 बिलियन वो खरीद देते हैं अपने रिजर्व को जैकअप करने के लिए, वो उनको नीचे रेट पे मिल सकते हैं, वो ले रहे हैं। देखिए हमने बड़े मईशत के मौके खोए हैं। 92 का मौका देख लें आप, जब एशिया के टाइगर्स में से थे, चाइना से ज्यादा आपकी जीडीपी थी, बट एक एक्शन एक मरून सदर का, सिर्फ अपने एक किसी रिश्तेदार को बचाने के लिए उन्होंने पूरा तख्ता उलटने के बाद, बिल्कुल हमने कई मौके खोए हैं। अच्छा, डिस्कशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहता हूँ। 2002 के बाद, जी आपको 2002 के बाद आप देखें ना कितना बड़ा आपको सेटबैक आया, जब आपके पास डॉलर आ रहे थे और आप लेके चले गए रिटेल क्रेडिट और इंपोर्ट की तरफ। यही तो वजह है कि 4 डेकेड से हमारी जो रियल जीडीपी है अशफाक साहब, वो गिरती जा रही है। अकबर ज़ैदी साहब, मैं थोड़ा सा डिस्कशन को आगे बढ़ाना चाहता हूं। जो डिजिटल इकोनॉमी है पाकिस्तान की, और बिटकॉइन जैसे जो क्रिप्टो असासे हैं, वो अपनी मैशत में हुकूमत इस वक्त शामिल कर रही है। इसको लेकर मैं चाहता हूं कि जरा हम डिस्कशन को थोड़ा आगे बढ़ाएं। क्या वाकई ये जीडीपी और मुआशी तरक्की में मुस्बत किरदार अदा कर सकती है आपके ख्याल में? इनफॉर्मल इकोनॉमी इतनी बड़ी है कि जो आदाद शुमार में जाते हैं 40 से लेके 55% तक हो सकती है, जो अनडॉक्यूमेंटेड वो होती है। और इसमें सिर्फ वो नहीं पैसे वाले जो पैसे छुपाते हैं, लेकिन आम लोग भी, गरीब लोग भी, मेहनत कश भी, देही इलाकों में, शहरों में जो लोग काम करते हैं, वो आमतौर पे कैश इस्तेमाल करते हैं। चाहे आपके ऐप्स, चाहे जो कुछ बता रहे हो कि डिलीवरी इतनी हो रही है, फलां चीजें आ रही हैं, जा रही हैं, खाना पीना चल रहा है, वो एक खास तबके के पास, बड़ा तबका है ये, सिर्फ अशराफिया नहीं, मिडिल क्लास उसमें बहुत शामिल है शहरों में। लेकिन आपकी जब रियल इकोनॉमी जो है वो फॉर्मल इकोनॉमी उसमें इतनी बड़ी है, तो उसमें ये क्रिप्टो और ये बिटकॉइन वगैरह ये खेल, ये तो वो क्या कहते हैं, खिलौने हैं। कुछ बड़े पैसे वालों के लिए खिलौने हैं, इसकी मईशत से कोई ताल्लुक नहीं है। और अभी तक स्टेट बैंक ने अच्छा किया है कि इस पे पाबंदी लगाई हुई है, अभी तक उनकी कोई पॉलिसी नहीं आई। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर कोई आएगी तो जरा उसको डॉक्यूमेंट करने की जरूरत होगी, बताना पड़ेगा कहां से खरीद रहे हैं, ये पैसे कहां से आए, वगैरह वगैरह जो होता है, ताकि डिस्क्लोजर आम हो जाए। लेकिन ये बिटकॉइन और ये और पैंडा बॉन्ड्स और ये सारी चीजें, ये फालतू चीजें, इसकी कोई अहमियत नहीं है आम लोगों की जिंदगी के साथ। तो डॉक्टर साहब फिर साथ में ये फरमाएगा ना कि डिजिटल इकोनॉमी और क्रिप्टो में सरमायाकारी, चूंकि अब देख रहे हैं कि ये तो एक ट्रेंडी बनता जा रहा है, बढ़ रही है, तो इससे रोजगार और स्टार्टअप कल्चर पे क्या इम्पैक्ट आपकी नजर में फिर आ रहा है? ये बात सही है, डिजिटल इकोनॉमी बढ़ रही है, ये बात सही है कि आपकी आईटी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं। लेकिन आप देखें आईटी एक्सपोर्ट्स के लिए आपको 2 लोग चाहिए जो एक लैपटॉप पे बैठकर कुछ काम अपना कर रहे हैं, प्रोग्राम्स बना रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं। ये बड़ी कंपनीज नहीं, ये रोजगार वाली नहीं होती। अच्छा, एक बात ये, दूसरी ये अगर रोजगार वाली होती भी है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करती हैं, तो ये टेक्नोलॉजिकल बैकग्राउंड जिनका होता है उनके लिए करती हैं। हमारा जो मसला जो है वो देखिए 2 सतह पे है। बेरोजगारी जो आपने अभी इन्होंने पूछा था शाहजेब ने, वो उसका बुनियादी मसला ये है कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं है उनका क्या होगा। जो ठीक है यूनिवर्सिटी चले जाते हैं, टेक कर लेते हैं, कुछ सीख लेते हैं अपने घरों में, वो काम कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही कम है। सारी दुनिया ये जॉबलेस इकोनॉमी होती है जो आईटी के लिए होती है, और वो थोड़ा क्या कहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज कमाती है, लेकिन नौकरी नहीं मिलती लोगों को, नौकरी नहीं मिलती। और आपने आईटी सर्विसेज का भी जिक्र किया, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन अभी ब्रेक शाम के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले अकबर ज़ैदी की गुफ्तगू कर रहे थे और वो बात कर रहे थे एक्सपोर्ट्स की। सलमान साहब आप फरमाएगा, हमने देखा कि इन पास्ट 4 to 5 ईयर्स कोई बड़ा एक सेटअप नहीं देखा हमने, और हम अपनी एक्सपोर्ट को बूम करने के लिए क्या कर सकते हैं? क्या पॉलिसी को चेंज करने की जरूरत है? देखिए, जो असल एलिफेंट इन द रूम है वो पाकिस्तान की इकोनॉमिक गवर्नेंस है, और पाकिस्तान की इकोनॉमिक गवर्नेंस जो है वो ब्यूरोक्रेट के हाथ में है, और ब्यूरोक्रेट के साथ सियासतदान जो है वो भी
کوئی اکنامک ایشوز میں اس کی کوئی مہارت نہیں ہے، اور جو نظام ہے وہ پھیلتا چلا، ابھی ٹیکس کی بات کر رہے ہیں، کسی نے انویسٹمنٹ کی بات ہی نہیں کی۔ اصل پرابلم پاکستان میں یہ ہے کہ انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی، اور انویسٹمنٹ نظام کی وجہ سے نہیں ہو رہی۔ جو بھی بندہ انویسٹ پاکستان میں کرے گا اس کو سب سے پہلے آپ کی بیوروکریسی جو ہے اس کو ایک قسم کی اس کی رکاوٹ، سب سے بڑی رکاوٹ بیوروکریسی ہوگی، اور وہ اب ایک انویسٹمنٹ کر کے پچھتائے گا کہ اس نے انویسٹمنٹ کیوں کی، کیونکہ ایسے رولز اینڈ ریگولیشنز بنے ہوئے ہیں، ایسے ہرڈلز بنے ہوئے ہیں کہ انویسٹمنٹ جو کرتا ہے مینوفیکچرنگ میں آتا ہے، دوسری چیزوں میں آتا ہے، تو وہ ایک تو اس کے اوپر ٹیکسوں کی بارش آ جاتی ہے، دوسرے اس کے اوپر دوسرے حکومتی ادارے جو ہیں وہ چڑھ بیٹھتے ہیں۔ آپ کے ریگولیشنز اتنی زیادہ ہو چکی ہیں کہ کوئی جکڑے گیا، اکانومی جو ہے وہ جکڑی گئی ہے۔ سو بیسکلی آپ کو سب سے پہلے بیوروکریسی کو کم کرنا ہے، اس کی ریچ کو کم کرنا ہے، اس کی پاور کو کم کرنا ہے، ڈی ریگولیٹ کرنا ہے، تاکہ انٹرپرینیورشپ جو ہے وہ پاکستان میں ڈیولپ ہو سکے، اور انٹرپرینیورشپ ہی ہے جو انویسٹمنٹ کے ساتھ جابس کریٹ کرتی ہے، اور جابس ہوں گے تو ہماری یوتھ بلج جو ہے اس کو جابس کی ضرورت ہے، اور پرٹیکولرلی جب آپ دیہاتوں سے شہروں میں سارے منتقل ہو رہے ہیں تو شہری اکانومی جو ہے وہ تو مینوفیکچرنگ اکانومی ہے یا سروس اکانومی ہے، تو اس میں آپ کو ڈی ریگولیشن کی بہت اشد ضرورت ہے تاکہ وہاں پہ کام ہو سکے، جابس بن سکیں۔ سو نمبر 1 آپ کا ایشو اس وقت گورننس کا ہے، اور حکومت جو ہے کیونکہ وہ چلتی بیوروکریسی کے بیسس پہ ہے اور پورا نظام بیوروکریسی کی بیسس پہ چل رہا ہے، تو وہ ڈی ریگولیشن کی تو کوئی بات ہی نہیں کرتا، بالکل سلمان صاحب، بڑھتے جڑی جا رہی ہے۔ آپ کے نزدیک گورننس کا پرابلم ہے؟ بالکل صحیح، بہت بڑا پرابلم ہے، کیونکہ یہی تو آئیڈینٹیفائی آئی ایم ایف نے بھی کیا ہے، ورلڈ بینک نے بھی کیا ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے بھی کیا، گورننس کو بہتر کرنا ہوگا۔ چھوٹی حکومت چاہیے آپ کو، ڈی ریگولیشن یعنی کہ تمام وہ قانون جو آپ کی انویسٹمنٹ کو روکتے ہیں، کاروبار کو روکتے ہیں، مارکیٹس کو روکتے ہیں۔ مارکیٹ اکانومی تو پاکستان میں بننے ہی نہیں کوئی دے رہا، سو آئی تھنک کہ یہ ڈی ریگولیشن کرنی بڑی ضروری ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جو ہماری پرائیویٹائزیشن کا عمل تھا وہ صرف اب کتنے سالوں بعد جب سٹیل مل کی پرائیویٹائزیشن سپریم کورٹ نے روکی، اس کے بعد یہ پی آئی اے والا ہم نے دیکھا۔ یہ بڑا امپورٹنٹ آپ نے ذکر کیا ہے۔ اکبر ظاہر صاحب اسی جانب میں لے کے آؤں گا، ایک تو گورننس کا ذکر کر رہے ہیں سلمان شاہ صاحب، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، آئی ایف نے بھی اس کا کہا۔ پھر جیسے کہ پی آئی کی پرائیویٹائزیشن ہوئی، آگے پاور سیکٹر کی پرائیویٹائزیشن کی بات ہو رہی ہے، مالی دباؤ حکومت سے کم ہوگا، لیکن ساتھ میں جیسے ایکسپورٹس کی اس سے قبل ہم نے بات کی، ایکسپورٹس ڈریون آپ کو لگتا ہے کہ اکانومی ابھی بھی ہماری کس طریقے سے بن سکتی ہے؟ کیونکہ ابھی بھی ہم لونز ڈریون اکانومی میں چل رہے ہیں، ایز آف ڈوئنگ بزنس ہمیں کرنا پڑے گا، جو پروڈکٹیوٹی کاسٹ ہے وہ کم کرنی پڑے گی تاکہ بزنس پروموٹ ہو، تاکہ جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ بڑھے، ہماری ایکسپورٹس میں اضافہ ہو، کیونکہ آمدنی کے بغیر تو ہماری جو حکومت ہے وہ اس طریقے سے معیشت تو نہیں چلا سکتی۔ یہ جو سلمان کہہ رہے ہیں گورننس کے بارے میں اس کو زیادہ وسیع طور پہ کہوں گا پولیٹیکل اکانومی کا مسئلہ ہے، اور یہ سب لوگ سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل اکانومی سے کیا مراد ہے، تو میں اس پر زیادہ بات نہیں کروں گا۔ لیکن جو آپ ایکسپورٹس کی بات کر رہے ہیں اس میں بالکل کوئی شک نہیں، پاکستانی جو مینوفیکچرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم پھر ظاہر ہے پھر بات آ جاتی ہے ٹیکس کی، یوٹیلیٹی ریٹس بہت ہائی ہیں، بجلی کا ریٹ بہت ہائی ہے، یہ ساری چیزیں، اور بلکہ بجلی کو ہم ٹیکس کر رہے ہیں تو پھر یہ انڈسٹری میں جاتی ہے، پھر اس کے اوپر ٹیکس لگتا ہے، تو یہ ہمارے جو انڈسٹریلسٹ ہیں، مینوفیکچرز ہیں، وہ نہیں کرنا چاہ رہے، وہ بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دوسرے ملکوں میں جا کے وہاں اپنی فیکٹریاں لگا لیں گے، دبئی میں لگا لیں گے، سری لنکا میں لگا لیں گے، بنگلہ دیش میں لگا لیں گے، اور ایسے ایپما کے جو فگرز ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ 150 ٹیکسٹائل ملیں بند ہوئی ہیں پچھلے کچھ مہینوں میں، 450 یان کی جو وہ ہیں ملیں وہ بند ہوئی ہیں، تو یہ سب اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ جو ہمارا ایکسپورٹ سیکٹر ہو سکتا تھا، اور جو جیسے اشفاق تولا نے کہا کہ ہمارے ٹیکسٹائلز پہلے بہت اہم ہوتے تھے، اب وہی نہیں ہے، ہماری کاٹن جو پروڈکشن ہے، ایگریکلچر کا بھی دیکھیں سے رشتہ بنتا ہے، ایگریکلچر ہماری کاٹن جو ہے شاید 5.5-6 ملین بیلز ہیں، جہاں یہ 17 ملین بیلز ہوتے تھے چند سال پہلے، تو یہ اتنی ملٹی پرپز اور اتنی ساری کرائسز ہیں اکانومی کی
एक वक्त में एक्सपोर्ट्स, टैक्सेशन, हमारी जो इंपोर्ट्स बढ़ती जा रही हैं, आप गवर्नेंस का इशू आप देख लें, पॉलिटिकल इकोनॉमी का देख लें, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, हर एक शोबे में, ह्यूमन डेवलपमेंट आप देख लें, तालीम आप देख लें, हर शोबे में आपको ये इतनी बड़ी क्राइसिस वाज़े तौर पर नजर आ रही। कोई इकोनॉमिस्ट नहीं है पाकिस्तान में जो कहता है कि मईशत बेहतर हो रही है। आप देखें कि ये लोग जो हुकूमत की तरफ से भी बोले वो इकोनॉमिस्ट नहीं है, वो सियासतदान है। हाँ। तो ये असल बात अगर समझ आ जाए ना कि ये मसाइल हैं, इनको इनकी तरफ तवज्जो करें और इनको ठीक करें, तो फिर ही हम आगे मसाइल को हल करना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा कि जो ज़रूरी पैदावार है वो भी हमारी कम तरीन सतह पर। चलें जी, सलमान साहब आपकी तरफ आते हैं। एक सर्वे आपके सामने रखती हूँ जिसके मुताबिक पाकिस्तान ने मईशत के हवाले से भारत को पीछे छोड़ा है, और वो सर्वे ये बताता है कि पाकिस्तान में 53%, जबकि भारत की सिर्फ 39% जो आबादी है वो मईशत के बारे में पुरुमीद है। पाकिस्तान के लोग ज्यादा मईशत के बारे में पॉजिटिव हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है कि क्या जो मौजूदा इक्तिसादी इस्लाहात हैं वाकई इन तवक्कुआत को हकीकत में बदल सकते हैं, ये इसके काबिल हैं? देखें, एक तो ये खुशकिस्मती की बात है कि पाकिस्तानी जनरली बड़े ऑप्टिमिस्टिक होते हैं और वो बड़ी एडवर्स कंडीशंस में भी खुश रहते हैं, अल्लाह पे भरोसा होता है। लेकिन आई थिंक कि ये जो एक्सोडस हमारा हो रहा है कि यंगस्टर्स पाकिस्तान को छोड़ के जा रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो नहीं रही, पूरी दुनिया के आप सैर कर सकते हैं, आपको पता है कि बीजिंग में क्या हो रहा है और न्यूयॉर्क में क्या हो रहा है और लंदन और यूरोप में क्या हो रहा है, और वहाँ की आप तरक्की देख सकते हैं, वहाँ के नौजवानों के अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं, वहाँ के आप निज़ाम देख सकते हैं कि एजुकेशन में क्या हो रहा है। तो पाकिस्तानी जो यूथ है उसको भी ये सारी चीज़ों का पता है, और पाकिस्तानी यूथ को समझ आ रही है कि पाकिस्तानी स्टेट ने उसको उसकी नहीं की, उसके लिए ये पाकिस्तानी स्टेट नहीं है, ये अशराफिया के लिए स्टेट है। यहाँ पे उसको ना हमने तालीम दी है, ना उसको हमने प्रिपेयर किया है कि दुनिया में वो कम्पीट कर सके। हालांकि टैलेंट तो बिल्कुल है, लेकिन आपकी यूनिवर्सिटीज उस लेवल की नहीं है जितनी होनी चाहिए, हमारा स्कूल सिस्टम ठीक नहीं है, हमारे बच्चे अभी भी स्कूलों में नहीं है। सो आई थिंक बहुत ज्यादा इश्यूज हैं और उसके ऊपर हम फोकस नहीं कर रहे, और हम बस एक कहते हैं कि हम जीत गए हैं, विक्ट्री डिक्लेयर कर दी है, हम भारत से बेहतर हो गए हैं या फलाने से बेहतर हो गए हैं। बात यह है कि आप दुनिया के तकरीबन गरीब तरीन मुल्कों में से आप हैं, आपकी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, आपकी इकोनॉमी अनप्रोडक्टिव है, कंपेटिटिव नहीं है, तो ये सारी चीजें आपको ठीक करनी पड़ेंगी। ये नहीं है कि ये कोई ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगी। सो आई थिंक कि निज़ाम को चेंज करने का वक्त आया हुआ है, लेकिन क्योंकि जैसे अकबर ने कहा कि ये पॉलिटिकल मामला है, स्टेबिलिटी, क्योंकि देखें अगर आप एक करेंगे गवर्नेंस को ठीक करेंगे, डाउन साइजिंग हुकूमत तो बहुत सारी चीजें बेहतर हो जाएंगी। बिल्कुल, ये पॉलिटिकल इकोनॉमी का मामला है, और जैसा कि अब हम यहाँ जिक्र कर रहे हैं पॉपुलेशन का भी, पॉपुलेशन को कंट्रोल करना, लेकिन पॉपुलेशन की बेस पे जब सूबों को पैसा मिलेगा तो ये किस तरीके से कंट्रोल होगी। एनएफसी की मैं बात करना चाह रहा था लेकिन वक्त की किल्लत है। अकबर ज़हरी साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। सलमान शाह साहब आपने भी हमें शो में ज्वाइन किया, आप दोनों का बेहद शुक्रिया। अशफाक तोला साहब भी हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, सबका बेहद शुक्रिया। आज के शो से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।